हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट थर्ड का सेकंड पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध या इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ेंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध बेसिकली आपको जो कोर्स में है, सिलेबस में है, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के जो नवीन परिदृश्य है अंतर्राष्ट्रीय परिवेश का या अंतर्राष्ट्रीय जगत का या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का, और उसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध की क्या भूमिका रही या क्या भूमिका बनेगी, उसके आधार को इस पेपर में आपको पढ़ना है। तो पहला टॉपिक है आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध है क्या या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से अंतर्राष्ट्रीय संबंध बना या अंतर्राष्ट्रीय संबंध से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बना? जैसे फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़कर आए हैं राजनीति शास्त्र का परंपरागत दृष्टिकोण, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न पर्सपेक्टिव। अब आधुनिक दृष्टिकोण में क्या अंतर है, या आधुनिक दृष्टिकोण राजनीति शास्त्र को राजनीति विज्ञान बनाता है और उसको औपचारिक अध्ययन से एक अनौपचारिक परिवेश की तरफ ले जाता है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर अगर आप रिकॉल करें उस राजनीति शास्त्र के परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण को विज्ञान बनाने के क्षेत्र में, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अब मान लें कि एक ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव हो सकता है जिसमें समय के आधार पर बदलाव होते रहते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक राजनीति शास्त्र को राजनीति विज्ञान की तरफ ले जाता है, ज्ञान को और विस्तृत करता है या और उसको एक्सपैंड करता है। ठीक है, तो राष्ट्रों के बीच कानूनी और राजनयिक संबंधों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के जो संबंध हैं, जैसे व्यापारिक है या आर्थिक है, राज्य और सरकारों के बीच में जो संबंध है, उन पारस्परिक संबंधों का नाम जो है वो हम कह सकते हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। इसमें राज्य और सरकार के बीच जो शामिल होने वाले जो संबंध हैं उनको भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शामिल किया जाता है। फिर दूसरी चीज़ हम देखें कि ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो एक परिवर्तन आया है, अंतर्राष्ट्रीय समाज में एक जो परिवर्तन आया है, उसमें हम क्या देखा कि दो बड़ी महाशक्तियां उभर करके आईं। द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो एक परिणाम निकल करके सामने आया, तो दो बड़ी महाशक्तियां कौन सी? अमेरिका और दूसरी सोवियत संघ। तो ये बड़ी महाशक्तियां थी और इन्हीं के साथ साथ दो विचारधाराओं का भी प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें हम देखते हैं कि एक तो थी साम्यवादी विचारधारा और दूसरी साम्यवादी विचारधारा सोवियत संघ और पूंजीवादी विचारधारा संयुक्त राज्य अमेरिका। अब हम कहें कि ये संबंध किनके बीच है, ये संबंध किस प्रकार के हैं, इन संबंधों का आधार क्या है, उसके लिए हमें थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो आधार है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ही है। राजनीति प्लस संबंध, संबंध प्लस राजनीति या दोनों, वैसे वर्ष। ठीक है, उसके आधार पर जैसे हम कहें कि जो वर्तमान जो समय है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो एक परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी जिसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या विश्व की जो राजनीति में एक जो नवीन परिदृश्य सामने आया था, जिसमें एशिया, अफ्रीका, हारे हुए राज्य, छोटे छोटे राज्य, एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, है ना, विकासशील अवस्था में जो राज्य थे, जो विकास की प्रथम अवस्था में ऐसे राज्य थे, उन राज्यों को किस तरह से पुनर्स्थापित करना है। और जब क्योंकि उपनिवेशवाद का अंत हुआ, साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों का अंत हुआ और धीरे धीरे जो स्वतंत्रता है, जो समानता है, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स थे वो पूरे विश्व की राजनीति में सामने आ रहे थे, उभर करके आ रहे थे। उनमें जैसे हम कहें कि भारत भी उसी लहर में आज़ाद हो गया। 1947 में भारत को आज़ादी मिली तो स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, बंधुत्व, इस तरह के जो संदर्भ थे वो विश्वव्यापी हो रहे थे, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद से लेकर के और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तक की ये जो परिस्थितियां थी वो इसी पर ही धीरे धीरे आधारित थी। तो एक बड़ा परिवर्तन, जैसे हम कहें कि 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई, सैन्य संगठनों का जो एक प्रभुत्व था, जो एक वर्चस्व था, नाटो, सीएटो, सेंटो, व्हाट्सएप एक्ट आदि, इन सब का जो वर्चस्व था वो धीरे धीरे
घटना शुरू हो गया। और भारत भी हम कहेंगे एग्जाम्पल के रूप में, एक लाइव एग्जाम्पल आपके सामने, कि भारत भी उसी समय आज़ाद हुआ, उसी लहर में। और उसके बाद हम कहें कि 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में किस लिए हुई, कि पूरे विश्व में शांति स्थापित होगी, अब संस्कृतियों का संरक्षण होगा, नरसंहार नहीं होगा। इस तरह की जो चीज़ें थी वो विश्व की राजनीति में, विश्व के पटल पर आनी शुरू हो गई। और दो बड़ी महाशक्तियों का जो भूमिका थी वो विश्व में शांति बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक थी, बहुत अनिवार्य थी। उसके लिए एक संयुक्त राष्ट्र संघ में एक सुरक्षा परिषद भी गठित की गई। 1948 में जैसे मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई, तो इन चीज़ों से पूरे विश्व की राजनीति में एक परिवर्तन आया और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो आधार था वो बनना शुरू हुआ, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की उसमें भूमिका जो थी वो एक महत्वपूर्ण दिखाई देने लगी। अब हम कहें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये जो विस्तार हुआ अंतर्राष्ट्रीय जगत का और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का, और फिर साथ में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के रूप में जो राजनीति शास्त्र विषय या जो राजनीति विज्ञान विषय था, उसका अध्ययन क्षेत्र, ज्ञान का क्षेत्र भी और अधिक विस्तृत होना शुरू हो गया। तो इसके साथ साथ हम कहें कि ज्ञान का जो एक क्षेत्र था 1919 में, हम कहें कि इसके जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो एक स्वतंत्र शाखा जो स्थापित हुई थी वो 1919 में हुई। वेल्स विश्वविद्यालय में इसकी शुरुआत हुई, और जिसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कहा गया, जिसे वुडरो विल्सन चेयर का नाम से भी पुकारा गया। तो ये इस तरह की चीज़ें जो थी वो धीरे धीरे प्रारंभ होती गई, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को राजनयिक इतिहास का एक पर्याय मान लिया गया। और धीरे धीरे इस अंतर्राष्ट्रीय जगत में, इस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो था वो समसामयिक घटनाओं के अध्ययन पर भी जोर दिया जाने लगा, या उन पर भी ध्यान दिया जाने लगा। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर जो था वो जोर बनाने का पर बल दिया गया। अब धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र विस्तृत हुआ, और हम कहें कि इस विस्तार के आधार पर जो संकीर्ण विचारधाराएं थी या जो संकुचित दृष्टिकोण थे, वो दृष्टिकोण धीरे धीरे खत्म हुए, और उसके विपरीत एक विस्तृत दृष्टिकोण, एक खुला मंच, एक खुला दृष्टिकोण धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में स्थापित होने लगा। तो कुछ एक परिभाषाएं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, या हम कहें कि इस पर भी कुछ अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर के जो परिभाषाएं विद्वानों ने दी हैं, और उनका जैसे हम कहें कि मॉर्गेनथाउ की एक परिभाषा है कि क्या है मॉर्गेनथाउ की परिभाषा, राष्ट्रों के मध्य शक्ति के लिए संघर्ष, क्या है, राष्ट्रों के मध्य शक्ति के लिए संघर्ष तथा उसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। एक और परिभाषा पामर और पर्किंस की, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संबंध मुख्य रूप से राज्य प्रणाली से, किससे है, राज्य प्रणाली से, क्योंकि इसमें राज्य और सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राज्य और सरकार दोनों को ही शामिल किया गया है। फिर एक और परिभाषा है जेम्स रोजनाउ की, वो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपखंड है। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपखंड है। अब ये परिभाषाएं, और भी परिभाषाएं होंगी आपकी बुक्स में दी हुई होगी। अब अंतर्राष्ट्रीय क्या है, ये एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है, मीन्स कि एक प्रोसेस है जो निरंतर चलता रहता है। और दूसरे शब्दों में हम कहें कि ये राष्ट्रों को प्रभावित करने की और एक नियंत्रित करने की एक शक्ति है, एक पावर है। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद
जो बड़ी महाशक्तियाँ अमेरिका और सोवियत संघ जब उभर कर के सामने आई तो दो बड़ी विचारधाराएं सामने आई, और ये था कि पूंजीवादी कहे कि हमारी विचारधारा ज़्यादा अच्छी है, साम्यवादी कहें कि हमारी विचारधारा ज़्यादा अच्छी है, तो कौन किसकी विचारधारा से जुड़ेगा? जो जिसकी विचारधारा से जुड़ेगा, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब राज्यों को हमने यहाँ पे देखा ना व्यापारिक या आर्थिक संबंध, तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत थी राज्यों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए वो था आर्थिक शक्ति, अर्थ, है ना, व्यापार। उसके आधार पर दोनों महाशक्तियों ने कई प्रकार की आर्थिक योजनाएं बनानी शुरू कर दी। तो उसको लेकर के एक दोनों के बीच एक विचारधारा का टकराव और विचारधारा को लेकर के एक शीत युद्ध जैसी जो एक प्रवृत्ति थी। जब आप शीत युद्ध पढ़ेंगे डिटेल में तब आप इन दोनों महाशक्तियों की जो भूमिका रही शीत युद्ध की प्रक्रिया में क्या थी, विचारधारा किस तरह से विस्तृत हुई और किस तरह से युद्ध नहीं होंगे लेकिन युद्ध जैसी परिस्थितियां बनती रहेंगी और बिगड़ती रहेंगी, और वो धीरे धीरे उस शीत युद्ध का कैसे अंत हुआ वो सब आप आगे चल करके पढ़ेंगे। तो मतलब क्या है कहने का कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है और उसमें राष्ट्रों को प्रभावित करने की शक्ति होती है। जैसे मॉर्गनथाउ एक बहुत बड़े विश्लेषक हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के और एक बहुत बड़े विद्वान हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कौन शक्तिशाली, हमने सभी इस बात को सभी जानते हैं या सबने पढ़ा होगा कि शक्तिशाली कौन, जो राजनीतिक रूप से शक्ति संपन्न है वो शक्तिशाली। लेकिन धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप बदलता गया, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का स्वरूप भी बदलता गया, ज्ञान का विस्तार होता चला गया, राजनीति शास्त्र से हम राजनीति विज्ञान की तरफ आते चले गए और उसमें ज्ञान की भूमिका और बढ़ती चली गई। तो क्या हुआ, अब वर्तमान संदर्भ में हम क्या कहें, शक्तिशाली कौन, जो राजनीतिक रूप से शक्ति संपन्न नहीं है बल्कि जो आर्थिक रूप से शक्ति संपन्न है वो शक्तिशाली है। तो संदर्भ बदल गया, संदर्भ की प्रासंगिकता बदलती चली गई और ऐसे ही संदर्भ की प्रासंगिकता बदलती जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय संबंध उसी आधार पर काम करेगा। फिर हम बात करेंगे थोड़ी सी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का क्षेत्र क्या है, कौन सा क्षेत्र है। नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ जो स्थापित संबंध है उसके आधार पर उसको समझने का प्रयास करते हैं। एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के साथ संबंध कैसा है। एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको। जैसे हम कहें कि अब संबंध तो सब प्रकार के हो सकते हैं, संबंध में आर्थिक भी आता है, राजनीतिक भी आता है, सांस्कृतिक भी आ जाता है, उसमें व्यापारिक भी आ जाता है, उसमें सामाजिक भी आ जाता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। सार्क का नाम आप सबने ही सुना होगा, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, सार्क है ना। ये एक विकासशील देशों का, एक एशिया के देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसका जो उद्देश्य था, इसकी 80 के दशक में इसकी स्थापना हुई और इसका उद्देश्य क्या था कि जो क्षेत्रीय सहयोग है, जो रीजनल कोऑपरेशन है, उसके आधार पर विकास कैसे हो सकता है। तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है, एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं कि विकास कैसे हो सकता है, विकास का क्रम क्या होगा। अब वहाँ विकास का क्रम राजनीति नहीं था, राजनीतिक विकास की प्रक्रिया नहीं था, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नहीं थी, वहाँ क्या था कि क्षेत्रीय सहयोग कैसे हो सकता है, कैसे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, है ना, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का पहनावा, मतलब एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति के साथ जुड़ाव, जिससे राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है। तो ऐसा सहयोग और उससे संबंधों की बात की जाए कि वो संबंध जो है वो किस प्रकार से वो संबंध बने रहेंगे और विकास कैसे किया जा सकता है। तो ऐसे ही इस तरह के एक प्रोग्राम भी दूरदर्शन पर बहुत साल पहले शुरू हुआ था जब ये सार्क की स्थापना हुई थी, तो उसका नाम दिया गया था सार्क ऑडियो विजुअल एक्सचेंज। मीन्स कि
सार्क के देशों की जो संस्कृति है, वहाँ की जो परंपराएं हैं, जो वहाँ का ट्रेडिशन है, जो वहाँ का सामाजिक व्यवस्था है, जो वहाँ की आर्थिक व्यवस्था है, जो वहाँ के भौगोलिक परिवेश है, इस तरह की सारी चीज़ों को मिला करके हर देश वीकली वो प्रोग्राम आता था और हर देश का एक जो कार्यक्रम था वो हर वीक एक कार्यक्रम प्रदर्शन उसका होता था कि लोगों को पता लगे कि हम क्षेत्रीय सहयोग किस बात से कर रहे हैं। तो वो एक जरिया था सार्क की स्थापना का कि इन संबंधों को या अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल हो सकता है। उसी के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है उसको हम किस आधार पर देखते हैं, कौन से किस आधार पर कि ज्ञान की एक नवीन शाखा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जिसको हम औपचारिक से अनौपचारिकता की तरफ ले जाते हैं, जिसमें औपचारिकता नहीं है, अनौपचारिकता है। अनौपचारिकता कैसे है? जैसे हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध में इसका क्या रोल है? ठीक है, अब हमारे प्रधानमंत्री काशी जाते हैं या जापान के प्रधानमंत्री काशी में आते हैं और वो गंगा की आरती करते हैं, तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, का क्या रोल है, क्या भूमिका है ना? आरती की जरूरत नहीं है सॉरी, वो तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्थापित कर रहे हैं, वहाँ कूटनीतिक संबंध है। लेकिन कूटनीतिक संबंधों में जो दूसरे सामाजिक संबंध का मतलब है एक आत्मीयता, संबंध का मतलब है जुड़ाव, संबंध का मतलब है जो टूटेगा नहीं, जो परमानेंट होता है, जिसमें समय के साथ परिस्थितियों के साथ कुछ ना कुछ बदलाव आते रहने चाहिए। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है वो आप जितने भी विद्वान हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में बातचीत की है या उसका विश्लेषण किया है, उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार पर राष्ट्रों द्वारा राष्ट्रीय हित की पूर्णता को पाया जा सकता है। इसमें नेशनल इंटरेस्ट भी शामिल होते हैं, राष्ट्र के हित भी शामिल होते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है वो हम कहें कि केवल राष्ट्रीय समूह या केवल इसमें तकनीकी ज्ञान या केवल इसमें और दूसरी चीज़ें ही शामिल नहीं होती हैं, बल्कि इसके अपने ही कुछ विशेष तत्व या फैक्टर्स या आयाम भी जुड़े होते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कहीं कहीं सामाजिक संघर्ष भी जुड़े होते हैं, बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी जुड़ी होती हैं जिनके आधार पर जैसे उससे कैसे निकलना है। अब हम कहें कि वर्तमान में कोविड-19 जो चल रहा है या जो कोरोना महामारी चल रही है, तो ये एक प्रकार का के संबंधों को या तो मजबूत कर रही है या संबंधों को तोड़ रही है या संबंधों में विच्छेद ला रही है ना। तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है कि हम सभी सामाजिक संघर्ष से जुड़े हुए इस समय, राजनीतिक संघर्ष भी है, एक वैश्विक संघर्ष भी है इस महामारी को रोकने के लिए। तो ये ऐसा एक एग्जाम्पल हो सकता है कि संबंधों में किस प्रकार से जब संघर्ष की स्थिति होती है तो वो संबंध किस तरह से कार्य करते हैं। फिर सबसे बड़ी चीज़ है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, विदेश नीति। तो विदेश नीति की भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इसके आधार पर हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो दृष्टिकोण है या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो क्षेत्र है वो उसका जो क्षेत्र है वो सीमित है, उसका दायरा सीमित है, मगर अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है उसका जो दायरा है उसमें आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, है ना, सामाजिक और के माध्यम से और बहुत सारी संस्थाओं के माध्यम से इसका अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है वो जुड़ा हुआ है, यह हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा माने कि ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संकीर्ण दृष्टिकोण पर आधारित है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो हैं वो एक व्यापक रूप लिए हुए हैं। इसी आधार पर हम कहें कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है इसमें दो देशों के व्यवहार का अध्ययन है, ये दो देशों के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन है।
पॉलिटिकल बिहेवियर का अध्ययन है। हम व्यवहारवाद भी पढ़कर आए हैं फर्स्ट ईयर में, हम उत्तर व्यवहारवाद पोस्ट बिहेवियरलिज्म भी पढ़कर आए हैं। एक में राजनीति के व्यवहारवाद का तथ्यों पर आधारित अध्ययन है, वैल्यूज नहीं है, उसमें मूल्यों को स्थान नहीं दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मूल्यों को स्थान दिया गया है और इसमें संबंधों के विकसित होने पर बल दिया गया है कि संबंध कैसे धीरे 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 बढ़ते चले जाएं और वो विकास के क्रम में चलते चले जाएं और उसमें मूल्य भी शामिल है। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है वो जल्दी से परिवर्तित नहीं होते हैं, जल्दी से बदलते नहीं हैं, सस्टेनेबल होते हैं। दो देशों के बीच के व्यवहार को बनाए रखने के लिए, संबंधों को बनाए रखने के लिए, उनको सस्टेन करने के लिए, उनको लॉन्ग लाइफ चलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है इसका ये विस्तृत है ना, इसका जो क्षेत्र है ये विस्तृत है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है उसका जो क्षेत्र है वो विस्तृत नहीं है, वो परिवर्तनशील है, क्योंकि उसमें कूटनीति जुड़ी है, उसमें और दूसरे इंटरेस्ट या हित जुड़े हुए हैं, इसलिए वो बदलती रहती है। थैंक यू।